Good morning students. Today we will discuss about crystal defect. तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है बेटे? बहुत सिंपल सी बात है कि आप किसी जब सॉलिड के बारे में बात करते हो, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं एक सॉलिड के अंदर, एक मोल या अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास का भी, वेट का भी अगर आपने सॉलिड ले रखा है तो उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं और इतने सारे पार्टिकल्स का बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अरेंज रहना इतना आसान काम नहीं होता बेटा, इतना आसान नहीं होता। तो अब होता क्या है कि अगर हम एक क्रिस्टल को अरेंज करके देखें तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये पार्टिकल्स अपने क्रिस्टल साइट को कई बार गिव अप करते हैं, छोड़ने की उनमें टेंडेंसी होती है ना। तो दो टाइप की टेंडेंसी बनती है, या तो ये जो एटम आप देख रहे हो जो अपने लैटिस साइट में है, ये क्रिस्टल से या तो एस्केप कर जाता है या इंटरस्टिशियल साइट में कहीं पे आ जाता है ना। तो इसी चीज को, ये जो एक अनअरेंजमेंट है, डिसअरेंजमेंट है, इम्परफेक्शन है किसी भी क्रिस्टल में, इसी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो क्रिस्टल डिफेक्ट बेटा दो टाइप का हो गया। फर्स्ट वाला हम डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट आपने एक्सटर्नल प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर कुछ भी अप्लाई किया और एक एटम ने अपने लैटिस साइट को छोड़ा, लेकिन उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा था या इनके बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन ऐसा था कि वो पूरी की पूरी रो बेटा या तो डिसलोकेट हो गई या फिर एस्केप कर गई, यानी डिफेक्ट अकर इन एंटायर रो। तो इसको बेटा आप लाइन डिफेक्ट के नाम से जानते हो, ठीक है? इट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। अगर इंपरफेक्शन अकर इन एंटायर रो देन इट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। पर ऐसा भी हो सकता है कि इंपरफेक्शन कंप्लीट रो में ना हो, कुछ एक लैटिस साइट से एटम एस्केप कर जाए या फिर लैटिस साइट में चला जाए। अगर ऐसा होता है बेटा तो इसको आप पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो डिसलोकेशन है या इंपरफेक्शन है वो केवल एक स्पेशल लैटिस साइट पे होगा। लैटिस साइट पे इंपरफेक्शन हुआ देन इट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर एंटायर रो में इंपरफेक्शन आ गया दैट इज लाइन डिफेक्ट। तो जो लाइन डिफेक्ट है बेटा ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इसके लिए मैं कंपटीशन सेक्शन में थोड़ी सी इसकी जरूरत होती है। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट। लेकिन अभी हमें बेटा पॉइंट डिफेक्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली एक एनालिसिस इसकी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट डिफेक्ट को हमें समझना है फिलहाल। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। बेसिकली बेटा पॉइंट डिफेक्ट हम तीन टाइप से पढ़ते हैं, तीन तरीके से हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट को। क्या क्या होंगे वो तीन तरीके? एक तो होगा बेटा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है? फर्स्ट वन इज स्टाइकियोमेट्रिक, सेकंड वन इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, और थर्ड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है? तो आज की क्लास में हमें बेटा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करना है। पॉइंट डिफेक्ट वैसे बेटा बेसिकली हम दो तरीके से समझते हैं, उनमें फर्स्ट होता है वैकेंसी और सेकंड होता है इंटरस्टिशियल। मेरी बात को समझिएगा, ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कई तरह से स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से कनेक्टेड नहीं है विदिन। वैसे हम एनसीईआरटी बुक में इसको स्टाइकियोमेट्रिक के अंदर ही पढ़ते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल हर बार स्टाइकियोमेट्रिक से एसोसिएटेड होगा। ये केवल एक कंसिक्वेंसेज है, ये केवल एक तरह से मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है, जरूरी नहीं कि हर बार एक वैकेंसी डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक हो, ठीक है? तो आ जाइए वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हियर आई एम हैविंग अ क्रिस्टल, ये सपोज दैट मेरे पास एक क्रिस्टल रहा और इस क्रिस्टल में मैं कुछ पार्टिकल्स को सर्कल के फॉर्म में बना रहा हूँ, कुछ डार्क बबल बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर एटॉमिक अरेंजमेंट बेटा शो कर दिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई एक एटम बेटा क्रिस्टल से बाहर निकल गया, कोई एक एटम क्रिस्टल से बाहर निकल गया। सपोज दैट मेटल के केस में ये कोई मेटल का एलॉय था, हमने इसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाया और वो पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया। तो पार्टिकल ने क्रिस्टल को छोड़ दिया, एस्केप कर गया, वो इस क्रिस्टल में अब नहीं है। तो व्हाट डज इट सिंपली मीन कि वो उसने यहाँ पर वैकेंसी बना दिया। जो एटम अपने क्रिस्टल साइड से निकल के बाहर गया उसने वैकेंसी बना दिया। तो उसने वैकेंसी बनाया, इसीलिए बेटा हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये वैकेंसी डिफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसने वैकेंसी जनरेट किया है, ठीक है? तो वैकेंसी डिफेक्ट, अब एक सिंपल सी बात बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैंने इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक चेंज कर दी है।
या तो मैंने इसकी एंथैल्पी बढ़ा दिया, या तो मैंने इसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया, यानी कुल मिला के इसके इंटरनल पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए, और इसीलिए बच्चों इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, इट इज नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट ऑल्सो। इंट्रिंसिक डिफेक्ट इसको आपने क्यों बोला है, क्योंकि इसके इंटरनल फैक्टर में थर्मोडायनेमिक चेंजेस करके हम ये डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, और थर्मोडायनेमिक चेंज किया इसीलिए इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलेंगे, इसको थर्मोडायनेमिक नाम भी देंगे, है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ये आपको भूलना नहीं है ना। इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब जहां वैकेंसी डिफेक्ट होगी उसमें सिंपल सी बात है बेटा कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस, पार्टिकल्स कम हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कम हो जाना, नंबर ऑफ एटम्स का कम हो जाना डेंसिटी को डिक्रीज करता है, यानी जहां कहीं भी वैकेंसी डिफेक्ट हुआ डेफिनेटली वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं फटाफट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बच्चों कभी भी कोई पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाता, वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ेगा, और लैटिस साइड को छोड़कर उसको जहां कहीं एक्स्ट्रा स्पेस मिला वॉइड में या इंटरस्टिशियल स्पेस में, उस जगह पे अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। अब सपोज दैट मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर उस एटम ने लैटिस साइड को छोड़ दिया, यानी वहां वैकेंसी बना दिया, लेकिन खुद क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, किसी इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो एटम इंटरस्टिशियल साइड पे आता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जहां पर होगा बेटा, तो हम ये मानते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ एटम बढ़ गए, तो हमने ये बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इंक्रीजेस। क्लियर? अब यहां पर बेटा जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये अपनी जगह पर तो वैकेंसी क्रिएट करता है और दूसरी जगह पर पोजीशन गेन करता है, तो इसको हम डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए बेटा, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो लाइन डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, इसमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को हमें स्टाइकोमेट्रिक में नहीं रखना चाहिए। इसको स्टाइकोमेट्रिक में रखना इतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट आपने जहां अभी वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा वो मेटल का हो, तो अगर मेटल पार्टिकल बाहर निकल गया तो उसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो वहां पर है नहीं, है ना, तो हमें स्टाइकोमेट्री मेंटेन करने की जरूरत है नहीं। तो बेशक हम इसको स्टाइकोमेट्री में रख के पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर स्टाइकोमेट्री का कोई रोल ही नहीं रहा। स्टाइकोमेट्री का रोल कहाँ आता है? आयोनिक क्रिस्टल्स में आता है। अब सपोज दैट आपके पास एक आयोनिक क्रिस्टल है, मैं आयोनिक क्रिस्टल को यूं अरेंज करके दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये इसके कैटायंस और एनायंस हो गए, मैंने कैटायंस और एनायंस को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसमें बेटा हमने कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया, थर्मोडायनेमिक चेंज किए। तो थर्मोडायनेमिक चेंज करने के बाद मैंने क्या देखा कि इस टाइप का आयोनिक क्रिस्टल था कि इसका जो कैटायन है वो कैटायन बाहर निकल गया। समझना, तो कैटायन बाहर निकला तो अब ऑब्वियस सी बात है, कैटायन के बाहर निकलने से इस पूरे के पूरे क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री बिगड़ जाएगी। पर बिगड़ती नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ती? कि जो एनायन इससे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा होगा वो एनायन भी इसके साथ साथ बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर पहले कैटायन ने यहां पर वैकेंसी क्रिएट किया है तो डेफिनेटली एनायन भी यहां पर वैकेंसी क्रिएट करेगा। और ऐसा सबसे पहला इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले करके दिखाया वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा। 1930 में उन्होंने ये रूल बताया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1930 में पब्लिश किया था और उनका नाम था शॉटकी। और उन्हीं के नाम पे बेटा आयोनिक क्रिस्टल्स में होने वाले ऐसे डिफेक्ट को शॉटकी डिफेक्ट बोला जाने लगा। तो शॉटकी डिफेक्ट कहाँ होगा? शॉटकी डिफेक्ट वहां होगा जहां आयोनिक कंपाउंड होंगे और वैकेंसी क्रिएट करते होंगे। ज्यादा रिएक्टिविटी वहां कौन शो करता है? कैटायन। यानी हमेशा बेटा कैटायन अपनी पोजीशन को पहले छोड़ेगा, उसके बाद एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शॉटकी डिफेक्ट बेटा वही हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, जहां की कैटायन और एनायन के साइज में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो। लेकिन कैटायन का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो कैटायन है वो लार्ज वाला होना चाहिए। मैं कंपैरिजन करके आपको नहीं बता रहा कि कैटायन एनायन से बड़ा होना चाहिए, मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए। और आप जानते हो कैटायन का साइज बड़ा रखने वाले एस ब्लॉक ग्रुप हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो बिल्कुल ठीक बेटा, यही ऐसे कैटायन से जो शॉर्टकी डिफेक्ट ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो दो बातें आपको पता चली हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। वन इज साइज, कि साइज जो कैटायन और एनायन है उनका इक्वल होना चाहिए। अनदर इज कि कैटायन का साइज जो है बड़ा होना चाहिए, है ना, कैटायन लार्ज वाले कैटायन ऐसा डिफेक्ट देते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूं बेटा मैं, वो ये कि जहां कहीं भी बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत ज्यादा होता है। जहां कहीं भी शॉर्टकी डिफेक्ट हो रहा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट होने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है तो क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात आपको पता है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होने के बाद डिक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली जहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट हुआ वहां पर क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो कम हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर क्या सीखना है कि जहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट होता है बेटा वहां इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात बेटा कि जहां पर वैकेंसी बन गई तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, वैकेंसी की वजह से कैटायंस प्रोनायंस ज्यादा मोबाइल हो जाएंगे और उस मोबिलिटी की वजह से बेटा यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट जहां भी होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कम करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब आप डिसलोकेशन यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ रहे थे तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बढ़ती है, पर यहाँ शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। अब फ्रेंकल क्या होता है बेटा, आयनिक सॉलिड के लिए ही हम फ्रेंकल की पढ़ाई करते हैं। शॉर्टकी क्लियर हो गया है सभी को, अभी हमें फ्रेंकल के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हो, पहली चीज तो ये होती है फ्रेंकल डिफेक्ट में कि जो एनायन का साइज है, कैटायन का सॉरी, वो कैटायन का साइज छोटा होता है। कैटायन शॉर्टकी जितना बड़ा नहीं होता, जितना शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन का साइज बड़ा होता है, एनायंस कैटायंस का साइज फ्रेंकल डिफेक्ट में उतना बड़ा नहीं होता, स्मॉल साइज के होते हैं। तो स्मॉल साइज का होने की वजह से बेटा इनमें उतना ज्यादा स्केपिंग टेंडेंसी नहीं रहती। जब जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये केवल अपनी पोजीशन को छोड़ के क्रिस्टल में कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाता है। डन। ऐसा सबसे पहले 1926 में रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकल ने डिस्कवर किया था। इस बात को फ्रेंकल ने सबसे पहले बताया, ठीक है, 1926 में, कि अगर कैटायंस का साइज बड़ा ना हो, शॉर्टकी का तो ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो वो एस्केप करेगा, लेकिन फ्रेंकल ने क्या बताया कि अगर कैटायन का साइज बड़ा नहीं है तो वो एस्केप करने की बजाय इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल साइट में जब कोई सॉलिड आ जाए, कोई पार्टिकल आ जाएगा, तो पहली बात शॉर्टकी में जो डेंसिटी है वो कम होती है ना। लेकिन यहाँ फ्रेंकल जब वो पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में आया तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज नहीं होगी, बरकरार रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें कोई भी पार्टिकल एस्केप नहीं करेगा, बल्कि वो इंटरस्टिशियल साइट में आएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। सेकंड पॉइंट फ्रेंकल डिफेक्ट में ये होता है बेटा कि इट इज अ टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट, सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो डिसलोकेट हुआ है, तो इट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। मैंने बताया कि ये छोटे कैटायन वाले एलिमेंट्स में जनरली होता है। जैसे आप जब पेरियोडिक टेबल में राइट हैंड तरफ मूव करते हो तो कैटायंस का साइज छोटा होता जाता है। तो जैसे जिंक क्लोराइड ZnCl2 हो गया, है ना, सिल्वर क्लोराइड AgCl हो गया, इस टाइप के क्रिस्टल इस टाइप का डिफेक्ट देते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा नहीं रहता जितना कि शॉर्टकी में था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कम होता है।
ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है फ्रेंकल डिफेक्ट होने के बाद। जैसे फ्रेंकल डिफेक्ट हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर और कम हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि इंटरस्टिशियल साइट में एटम आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर और कम होता है, यानी फ्रेंकल डिफेक्ट के बाद भी स्टेबिलिटी कम होती है। फ्रेंकल डिफेक्ट में एक खास बात होती है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, शॉर्टकी में घटता था। और सबसे बड़ी बात बेटा ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मोर कैपेबल हो जाता है, यानी कंडक्टिविटी इसकी भी बढ़ जाती है। ठीक है, एक खास बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि AgBr का जो साइज है वो कुछ इस टाइप का है कि ये फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों टाइप के डिफेक्ट को सपोर्ट करता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंकल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। मतलब हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl क्रिस्टल हो तो उसमें अप्रॉक्स 10⁶ पेयर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl अगर आपके पास है तो मान के चलो कि 10⁻22 पार्टिकल्स के आसपास आपके पास NaCl होगा, यानी 10⁻16 पार्टिकल्स में एक शॉर्टकी पेयर बनता है। ठीक है, तो फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बेटा आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।